दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी साल रिलीज हुई एक तमिल फैंटेसी माइथोलॉजिकल मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी की राइटिंग मुझे थोड़ी ढीली सी लगी, लेकिन जो प्लॉट और स्क्रीन प्ले है वही इस मूवी की असली जान है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मूवी की शुरुआत के बैकग्राउंड में कुछ बातें सुनाई देती हैं कि तमिल बहुत ही पुरानी भाषा है और हमारे प्राचीन काल में कई राज छुपे हैं। जैसे आज हम मूवीज में गॉडजिला और ड्रैगन देखते हैं, वैसे ही बहुत साल पहले इस धरती पर याली नाम का एक क्रिएचर रहता था, जो आम इंसानों के बीच अपनी जिंदगी गुजारता था। आज भी पुराने मंदिरों में याली के स्टैच्यू देखे जा सकते हैं, जिसका रूप हाथी जैसा होता था। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि नागमलाई के जंगलों में एक खजाना छुपा है, जिसे फिलहाल याली ही प्रोटेक्ट कर रहा है। हालांकि आज के युग में उस खजाने को पाने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई उसको हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद कहानी एक शादीशुदा जोड़े पर शिफ्ट होती है, जिसमें आदमी का नाम होता है काली और उसकी बीवी का नाम मंगम्मा। फिलहाल हम देखते हैं कि काली और उसकी पत्नी मंगम्मा कुछ आदमियों से भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। असल में बात यह थी कि काली ने एक आदमी से बहुत पहले कुछ कर्जा लिया था, जो अभी तक वो चुका नहीं पाया। इसीलिए वो लोग अब काली और मंगम्मा को धमकाते हैं कि तुम जब अपना कर्जा चुकाना हो तब चुका देना, लेकिन तब तक के लिए अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ दो। और उन्हीं लोगों से बचने के लिए ये दोनों जंगल में इधर उधर भाग रहे होते हैं। भागते भागते ये सभी एक दूसरे जंगल के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां जाने के लिए सभी से साफ मना किया जाता था। अब काली और मंगम्मा उस जगह पर ध्यान नहीं देते और उन लोगों के डर की वजह से उस जंगल के अंदर की ओर भागने लगते हैं। फिर उन्हें देखकर बाकी पीछे करने वाले लोग भी भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी को उस जंगल के बारे में याद आता है और वो फौरन सभी को रोकते हुए कहता है कि उन दोनों को जाने दो, लेकिन हम इस जंगल के अंदर नहीं जाएंगे, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काली और मंगम्मा एक जगह आराम करते हैं, लेकिन काली को अब तक एहसास नहीं था कि वो कहां आ चुका है, क्योंकि उसको उन लोगों का डर सता रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद काली को लगता है कि मंगम्मा उसे बुला रही है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो सो रही होती है। पर फिर से उसे उसकी आवाज आती है, लेकिन इस बार काफी दूर से। इस वजह से काली अपनी नजर उस आवाज की तरफ घुमाता है तो वो आवाज बंद हो जाती है। पर जैसे ही वो वापस अपनी बीवी को देखता है तो वो उस पेड़ पर नहीं होती। ये देखकर अब वो उसे बुलाते हुए तलाश करता है कि मंगम्मा तुम कहाँ गई। फिर ढूंढते हुए वो वापस उसी पेड़ के पास लौटता है तो मंगम्मा वहीं बैठी होती है। ये देखकर अब काली कहता है, मंगम्मा ये जगह सही नहीं है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, तभी उन्हें अपने सामने एक पेड़ पर बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ दिखता है। इसके बाद काली फिर से नोटिस करता है कि मंगम्मा तो उसके बगल में है ही नहीं, बल्कि वो अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठी होती है। ये देखकर काली सब कुछ समझ जाता है और अपनी बीवी से जाकर कहता है कि अब मैं समझ गया कि हम नागमलाई जंगलों में आ चुके हैं, हमें फौरन थोड़ा आगे जाना होगा ताकि हमारी जान बच सके। वो कहता है कि मैंने अपने दादाजी से सुना था कि यहाँ एक स्पेशल पेड़ के नीचे बड़े राजा का खजाना छुपा है। अब उसका ऐसा कहना ही था कि इतने में उसे वो जगह नजर आ जाती है, जिसे देखकर वो मंगम्मा से कहता है, मंगम्मा मैंने इसी जगह के बारे में बात की थी, आज तो हम माला माल हो गए, जो लोग बरसों में नहीं ढूंढ पाए वो आज हमने ढूंढ लिया। ऐसा कहकर वो दोनों उस जगह की खुदाई शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी जंगल में अजीब सी हरकतें होती हैं, जैसे पास से गुजर रही नदी गर्म होने लगती है और दूर से जानवरों की तेज आवाजें आने लगती हैं। ये देखते ही दोनों डरकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत बड़ा हाथी दिखता है, जो काली को कुचलकर मार देता है। जबकि मंगम्मा का क्या हुआ वो हमें दिखाया नहीं जाता। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि काली और मंगम्मा की कहानी एक किताब में लिखी होती है और हेमा नाम की लड़की ये किताब पढ़ रही होती है। फिर उस किताब के राइटर का नाम जानकर हेमा अपने दोस्त के साथ उस राइटर से मिलने जाती है, वो भी बहुत दूर ट्रेवल करके। अब राइटर हेमा को देखकर पूछता है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तो हेमा कहती है, सर पहले तो थैंक यू, आपने अपनी किताब में प्राचीन चीजों का जिक्र किया है। हालांकि ये किताब ज्यादा पॉपुलर नहीं है और ना ही ज्यादा पब्लिश हुई है, लेकिन हमारे कल्चर को बचाने और नई जनरेशन के सामने लाने के लिए इसमें जो चीजें लिखी हैं उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। साथ ही मैंने नोटिस किया है कि जिस नागमलाई फॉरेस्ट के बारे में आपने जिक्र किया है
उसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। वो आगे कहती है कि सर मुझे ये भी पता है कि बहुत पहले एक ब्रिटिशर ने इसका जिक्र किया था और मैंने सुना है कि 1971 में चंद्रमौली नाम के सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी टीम उस जंगल में गए थे और वो सभी बाद में जिंदा लौट आए। तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ये सुनकर वो राइटर कहता है, चंद्रमौली बहुत ही टफ आदमी था, लेकिन मैं उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। अब इन्हीं बातों बातों में अचानक राइटर के कमरे का दरवाजा खुद हिलने लगता है। तभी राइटर हेमा से पूछता है, क्या आप सिर्फ मिलने आई हैं या कुछ और जानने? तो हेमा कहती है, सर मैंने नंदी वर्मा के बारे में भी सुना है कि वो और उसकी टीम भी उस जंगल में गए थे। तो क्या आप उस बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हैं? तो राइटर इसके लिए साफ मना कर देता है कि आप थैंक यू बोलने आई थी, आपने बोल दिया, अब आप जा सकती हैं। इसके बाद जाते जाते हेमा और उसका दोस्त मजाक करते हैं कि सर लगता है आपकी किताब झूठी है। ये सुनकर राइटर गुस्से में कहता है, एक काम करो, अपने फोन यहीं रखकर मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो उन्हें अपने रीडिंग रूम में ले जाता है और कुछ पेपर्स देता है। फिर वो कहता है कि ये नंदी वर्मा की पूरी कहानी है। हालांकि उस वक्त हुए हादसों की जानकारी इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी जानना है तो पढ़ लेना। इसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहां हमें उस आर्कियोलॉजिस्ट चंद्रमौली को दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी हेमा ने राइटर से जिक्र किया था। फिर हम देखते हैं कि एक दिन वर्मा नाम का आदमी चंद्रमौली से मिलने आता है। असल में ये वर्मा 2 सालों से उसके पीछे पड़ा है, वो भी उस जंगल के बारे में जानने के लिए, क्योंकि 1971 में चंद्रमौली और उसकी टीम नागमलाई फॉरेस्ट गए थे और वहां से जिंदा भी लौट आए थे, जो एक हैरान करने वाली बात थी। तो इसी बारे में चंद्रमौली ने किताबें लिखी थी कि वहां खजाना है और इसीलिए वर्मा बार बार आता है। पर इस चंद्रमौली को उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हालांकि एक दिन वर्मा उसे एक छोटा सा मैप देता है जो चंद्रमौली सालों से ढूंढ रहा था और बदले में उससे फॉरेस्ट के बारे में जानने की उम्मीद करता है। लेकिन फिर भी चंद्रमौली उसे डांटता है, वर्मा तुम उस जंगल के बारे में नहीं जानते, इसलिए जाओ और नादानी मत करो। जिस पर वर्मा कहता है, जानता हूं प्रोफेसर। तो चंद्रमौली कहता है, अच्छा क्या जानते हो? जिस पर वर्मा कहता है कि यही कि बहुत पहले वहां नाग जाति रहती थी और उसे नाग देश कहते थे। वहां 5 इंसानी सांप रहते हैं जिनके पास शक्तियां हैं और साथ ही वहां जाने के लिए बड़े हाथी के जंगल को भी क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लोग भी उसे क्रॉस नहीं कर पाए। अब चंद्रमौली उससे कहता है, अरे पागल, उस टाइम हम 10 लोग गए थे और उनमें से सिर्फ 2 बचे, एक मैं और एक तुम्हारा फादर। तो वर्मा कहता है कि प्लीज सर मुझे बताइए, आपको पता है ना कि इसमें मेरे फादर ने भी मेहनत की है। फिर चंद्रमौली कहता है, वर्मा वो कोई मामूली जंगल नहीं है, वहां आम जानवर भी नहीं रहते, तो आखिर तुम जैसे उतावले और पागल इंसान को वो मैप्स में कैसे दूं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं गिल्ट से ही मर जाऊंगा। तो वर्मा कहता है, अरे सर पागल बंदे ही ऐसे काम करते हैं। सर देखिए, मेरा सिर्फ एक ही एम है वहां की नागमणि को हासिल करना और मुझे मालूम है कि आपका भी वही एम था, लेकिन फर्क बस इतना है कि आप उस वक्त नाकामयाब हो गए जबकि मैं उसमें कामयाब रहूंगा। वो आगे कहता है कि सर अगर हम तीनों मैप्स को जोड़ेंगे तो नागमलाई फॉरेस्ट पहुंच सकते हैं, इसलिए आप सिर्फ वो मैप्स मुझे दे दीजिए। और वैसे भी मरूंगा तो मैं मरूंगा, आपका क्या जाएगा, आप तो यहीं बैठे हो। तो इस तरह आखिर जब वर्मा चंद्रमौली से बहुत जिद करता है तो चंद्रमौली दूसरे मैप का टुकड़ा उसे दे देता है। लेकिन उस वक्त वो उससे कहता है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो मैप्स कहां पर हैं, लेकिन वहां कुछ सिंबल्स मिलते हैं, उन पर ध्यान रखना। तो ये सुनकर वर्मा वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्मा और उसके टीम मेंबर्स एक लोकल टूरिस्ट गाइड की मदद से जंगल जाने लगते हैं। असल में उनका प्लान होता है कि पहले टीम मेंबर्स हाथी के जंगल के पास रुकेंगे और तब तक वर्मा वहां पहुंचेगा, जिसके बाद वो लोग आगे का सफर साथ में तय करेंगे। यानी वर्मा ने अपनी टीम को पहले से ही भेज रखा था। अब यहाँ पर वो चारों टीम मेंबर्स उस गाइड को नहीं बताते कि वो लोग हाथी के जंगल जा रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर रिसर्च के लिए आए हैं। और इन चारों में 2 लड़कियां और 2 लड़के होते हैं। अब आगे बातों बातों में एक लड़का उस गाइड से पूछता है, क्या आप नागमलाई फॉरेस्ट के बारे में जानते हो? तो गाइड कहता है, सर आप जिस काम के लिए आए हो वो काम करके यहाँ से चले जाओ, और वैसे भी जो उस जंगल में गया वो लौट कर नहीं आया। तभी एक लड़की पूछती है, भैया उस जंगल में ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते हैं? तो वो गाइड कहता है, लोगों का कहना है कि वहां बहुत बड़ा खजाना है और जो भी उसे हासिल करने गया वापस नहीं आया।
यहाँ तक कि कुछ साल पहले एक हस्बैंड वाइफ अनजाने में उस जंगल के पास पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद वो हस्बैंड वापस नहीं लौटा, बल्कि वो औरत गांव में आज भी पागलों की तरह घूमती है। वो आगे कहता है कि एक बार तो मैं भी उस बॉर्डर के पास पहुंचा था, लेकिन थोड़ी देर में मेरी हालत खराब हो गई, हाथ पैर कांपने लगे और सर घूमने लगा, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं वापस लौटा। अब ये पांचों बातें करते हुए अपनी जर्नी करते रहते हैं, लेकिन इसी बीच गाइड को शक हो जाता है कि ये लोग असल में रिसर्च के लिए नहीं आए, बल्कि इनका इरादा कुछ और ही है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो गाइड एक रास्ते से उन्हें ले जा रहा होता है कि तभी एक लड़का मैप देखकर कहता है, भैया हमें इस रास्ते से जाना होगा, और फिर सब उसे फॉलो करने लगते हैं। जिसके बाद गाइड भी कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी। अब थोड़ी दूर जाने के बाद किशोर नाम का लड़का अपने साथियों से अकेले में कहता है, गाइज प्लान में एक छोटा सा चेंज है। असल में उस गाइड को नागमलाई का रास्ता पता है, जबकि हमारे पास नक्शा है, तो हम आखिर वर्मा का वेट क्यों करें? अब हम खुद ही उस ट्रेजर को ढूंढेंगे। अब ये सुनकर पहले तो बाकी लोग मना करते हैं कि ये प्लान वर्मा का है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन किशोर कहता है, अगर हम खजाना फाइंड करेंगे तो अमीर बन जाएंगे, और फिर बाद में वर्मा हमारा वैसे भी क्या बिगाड़ लेगा। अब ये बात उनका गाइड भी सुन लेता है, तो वो कहता है, सर मैं आपको वहां ले जाऊंगा, लेकिन मेरा फायदा? तो किशोर कहता है, जितना मैं अभी तुम्हें दे रहा हूं उससे डबल दूंगा। तो इस तरह से ये आइडिया अच्छा लगने पर सभी किशोर को ही फॉलो करने लगते हैं, और सभी वर्मा का वेट किए बिना खजाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्मा अपनी टीम को जंगल में तलाशता रहता है, क्योंकि वो तय जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं था। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि उसकी टीम ने अपने जीपीएस ट्रैकर भी बंद कर दिए थे, ताकि वर्मा को उनके बारे में पता ना चल सके। लेकिन वर्मा इस बात से काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं जंगल ने तो उन लोगों के साथ कुछ नहीं कर दिया। इसके बाद वर्मा थोड़ी देर बैठकर रेस्ट लेता है, लेकिन तभी कई बंदर अचानक उसका पीछा करने लगते हैं। अब वो बंदरों से बचते हुए वहां से भागता है, लेकिन जल्दबाजी में एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। फिर किसी तरह वो गड्ढे से बाहर आता है, लेकिन अब तक उसे अपनी टीम मेंबर्स का पता नहीं चलता। साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास प्रोफेसर चंद्रमौली का दिया हुआ असली यानी कि खजाने का कंप्लीट मैप था। दूसरी तरफ वो गाइड सोचता है कि इन लोगों को चकमा देकर वो अकेले ही सारा खजाना हासिल कर लेगा। इसलिए वो चारों लोग टेंट में सो रहे होते हैं, तो वो गाइड किशोर से किताब चुराकर उस सारे नक्शे को याद कर लेता है। फिर सुबह वो उन्हें हाथी के जंगल की बजाय शेर के जंगल ले जाता है, ताकि उन्हें असली रास्ते से भटका सके। और आखिर में थोड़ी दूर जाने पर सचमुच में वहां उन्हें एक खतरनाक शेर नजर आता है। इसके बाद सभी अपनी जान हथेली पर रखकर भागने लगते हैं, और उस शेर से बचने के लिए किशोर और एक लड़का किसी छोटी गुफा में छुप जाते हैं। हालांकि शेर उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। उधर बाकी लोग यानी वो दो लड़कियां और गाइड जंगल में अलग अलग भटक जाते हैं। और इसी बीच एक लड़की जब अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है, तो अचानक एक खतरनाक कीड़ा उसे काट लेता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी ओर वो किशोर और उसका साथी उस गुफा से बाहर आकर पहले चेक करते हैं कि वो शेर गया या नहीं, और उसके बाद वो वापस से अपने साथियों की तलाश शुरू करते हैं। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा हाथी उन्हें कुचलने दौड़ता है, जिससे जान बचाने के लिए वो दोनों इधर उधर भागते हैं। इस बीच किशोर का साथी पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो हाथी पेड़ को मार मार कर आखिर में वहां से चला जाता है। उधर जब वर्मा अपने लोगों की तलाश कर रहा होता है, तो उसे वो दूसरी लड़की मिल जाती है जो उस कीड़े के काटने से बेहोश हुई थी। दूसरी तरफ कैथरीन नाम की एक और लड़की अपने फ्रेंड्स की तलाश करती रहती है, और उसी वक्त वो शेर उसके पास आकर उसे खा जाता है। वहीं वो गाइड बिना उनकी फिक्र किए नागमलाई जंगल की तरफ भागता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो गाइड खजाने वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां उसे वही स्पेशल टाइप का पेड़ दिखता है जो शुरू में काली को दिखाई दिया था। फिर वो गाइड उसे देखकर वो जगह पहचान लेता है और फटाफट खुदाई शुरू कर देता है। लेकिन उसी वक्त उस गाइड को भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और तभी एक बड़े हाथी पर सवार एक आदमी अपने भाले से इस गाइड को मार देता है। फिर प्रेजेंट डे पर हेमा का पार्टनर उस राइटर से पूछता है, अंकल जी इसमें क्या लिखा है? हाथी का भूत आया, कोई चील आई। तो राइटर कहता है, वो चील नहीं गरुड़ है। अपनी मैडम से पूछो, अच्छे से जानती हैं वो। वैसे भी उस द्वारकापुरी को गवर्नमेंट से पहले फाइंड आउट करने वाली तुम्हारी मैडम ही है। साथ ही इसने महाभारत के बारे में भी काफी रिसर्च की है, और केरला के मंदिर में वो खजाना छुपा है,
उसे फाइंड आउट करने वाली तुम्हारी मैडम और उसकी टीम ही है। उस टाइम तुम्हारी मैडम ने गवर्नमेंट को उंगलियों पर नचाया था और तुम्हारी मैडम का असली नाम है नंदिता। अब ये सुनकर नंदिता कहती है, अच्छा आप मेरे बारे में सब जानते हो। तो राइटर कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। चलो अब वर्मा की आगे की कहानी तो पढ़ो। अब सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस जंगल में चील की शक्ल में 3 लोग होते हैं, 2 लड़कियां और एक आदमी। एक व्यक्ति उन 2 लड़कियों से कहता है, इतने सालों से वीरम और उसका हाथी उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। वहां सिर्फ खजाना नहीं, नागमणि भी है और शिवा का आशीर्वाद उन पर होने से वो उतने सालों तक रक्षा कर रहे हैं। तभी वो लड़की पूछती है, क्या उस नागमणि की शक्ति हम कंट्रोल नहीं कर सकते? तो वो कहता है, क्यों नहीं, लेकिन हमें उसके लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा और सिर्फ उसी शक्ति से हम वो खजाना हासिल कर सकते हैं। तभी दूसरी लड़की कहती है, उस सांपों के ग्रुप का एक बंदा जब इस जंगल में आएगा तो उसके बाद हमारी प्रजाति दोबारा जिंदा होगी और वही नागमणि हासिल करके हमें देगा और फिर होगा गरुड़ और सांपों के बीच का बहुत बड़ा संग्राम। हमें किसी भी तरह वो नागमणि हासिल करनी होगी, तभी दोबारा हमारी प्रजाति एग्जिस्टेंस में आ पाएगी। दूसरी तरफ उस वर्मा को अपने बाकी 3 लोग एक जगह पर मिल जाते हैं। अब वर्मा किशोर को बहुत मारता पीटता है कि आखिर तुमने मुझे धोखा देने का प्लान कैसे किया? मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है और वैसे भी तुम्हारे साथ जो गाइड आया था वो कब का मर चुका है, इसलिए अब बिना मेरी मदद के कोई भी खजाना फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक जो भी उसे हासिल करने आया वो सब मारे जा चुके हैं। इसलिए चुपचाप मुझे फॉलो करो, ज्यादा होशियारी मत दिखाना। तो इस तरह अब वो चारों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ 2 चीजें हैं। एक है खजाना जिसके पीछे ये लोग पड़े हैं और दूसरी है वो नागमणि जिसके पीछे वो तीनों लोग पड़े हैं। अब बात करें वर्मा की, तो वो नागमणि हासिल करने आया था, इसलिए किसी जगह पहुंचकर वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि किसी पेड़ के पास एक स्पेशल सिंबल होगा, तो तुम लोग उसे फाइंड आउट करो। तो इस तरह काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें आखिर में वो पेड़ मिल जाता है जिस पर स्पेशल सिंबल होता है। फिर पेड़ को ढूंढने के बाद वो वर्मा अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चंद्रमौली वॉकी टॉकी से वर्मा को कांटेक्ट करता है और वर्मा उसे खुशखबरी सुनाता है कि सर, मैंने पेड़ फाइंड आउट कर लिया, अब थोड़ी देर में खजाना भी फाइंड करूंगा। ये सुनकर चंद्रमौली भी शॉक्ड रह जाता है कि क्या तुमने खोज लिया? अब वर्मा उसे आगे की जानकारी नहीं बताता और डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर जब वो चारों आगे बढ़ रहे होते हैं तो किसी जगह पर कुछ बड़े कान वाले लोग उन पर अटैक कर देते हैं। अब इस फाइट में एक लड़की मारी जाती है और इसके बाद वो जंगल वाले लोग वर्मा को कैद कर लेते हैं। लेकिन तभी एक चील की आवाज सुनकर वो लोग फौरन वर्मा को छोड़कर फटाफट वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को चील की शक्ल वाले 3 लोग कुछ रिचुअल करते हैं, क्योंकि शायद इससे उन्हें काफी शक्तियां हासिल होने वाली थी। उधर सुबह वर्मा और उसके दोनों फ्रेंड्स अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तभी उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी अपनी गन लेकर उन्हें रोकता है कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। मुझे पता है कि तुम खजाने के लिए आए हो, लेकिन इस जंगल ने काफी लोगों को निगल लिया है, तुम भी मारे जाओगे। अब वर्मा उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो बूढ़ा कहता है, मेरे बारे में जानने से पहले खजाने के बारे में जान लो। और इस तरह वो उन्हें अपने घर ले जाता है और खजाने का पूरा बड़ा इतिहास बताने लगता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस खजाने की शुरुआत काशीवर मुनि से हुई थी। काशीवर मुनि की 2 बहनें थी, सूरी और आरी। फिर कुछ दिनों बाद आरी की शादी हुई और आरी ने हजारों सांपों को जन्म दिया। वो सांप बहुत ही खतरनाक थे, इसलिए उन्हें बर्दाश्त ना कर पाने पर सूरी ने चीलों की मांग की, यानी सांपों को मारने के लिए। उस समय से चील और सांपों के बीच बहुत बड़ी जंग शुरू हुई। इस बीच गरुड़ों से बचने के लिए आरी के दूसरे बेटे ने बहुत बड़े सांप का रूप लिया, जो शिवजी का बड़ा भक्त था और उसका नाम था वासुकी। फिर शिवजी ने वासुकी से प्रसन्न होकर उसे एक नागमणि वरदान में दी, जिसमें कुछ शक्तियां भी थी। फिर उस नागमणि को देखकर गरुड़ों की जाति वाले बहुत जलन महसूस करने लगे। लेकिन फिर एक दिन खुद सूर्य देव को भी उस नागमणि का लालच आ गया, इसलिए उन्होंने वो नागमणि हासिल करने के लिए गरुड़ों और नागों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू करवा दी। और इसी युद्ध के दौरान गरुड़ राक्षस बन गए और सांपों ने इंसान का रूप ले लिया। फिर बाद में नाग जाति के लोग शिवजी के पास मदद मांगने गए, जहां शिवजी ने गरुड़ों को बुलाकर समझौता करवाया, लेकिन गरुड़ नहीं माने और बाद में वो किसी भी तरह उस नागमणि को हासिल करने की कोशिश में लगे रहे।
इसके बाद नागों ने अपनी मणि बचाने के लिए उसे धरती पर एक स्पेशल मैजिकल प्लेस पर रख दिया और कुछ सांप भेष बदलकर उसकी रक्षा करने लगे। वहां नागमणि बहुत ही सेफ थी और वो जगह किसी को भी नजर नहीं आती थी। लेकिन कई साल गुजरने के बाद नागों ने ये जानकारी रावण को दे दी और रावण के वंश के वो लोग जनरेशन बाय जनरेशन उस मणि की रक्षा करते आए हैं। फिर ऐसे ही चलते चलते एक दिन ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पर अटैक करने लगे और इसी दौरान ब्रिटिशर्स और अरब्स को नागमणि के बारे में पता चला, जिसके बाद उस वक्त के राजा वीरपुत्रम ने उनसे बहुत ही लंबी और जबरदस्त लड़ाई लड़ी ताकि वो उस मणि को बचा सके। उस वक्त वीरपुत्रम का एक चहेता हाथी था अश्वत्थामा, जो कि बहुत ही ताकतवर था। फिर वीर ने अश्वत्थामा की मदद से सबको हरा दिया और एक दिन वीर को पता चलता है कि उसके ही राज्य के लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उसी खजाने और मणि को हासिल करने के लिए। अब ये जानकर राजा वीर उस मणि और खजाने के बारे में एक किताब में लिखकर एक तांत्रिक की मदद से उसे कहीं पर छुपाने का प्लान बनाता है। लेकिन उस तांत्रिक ने उल्टा राजा से गद्दारी करते हुए उसको जहर मिलाकर किसी में दे दिया, जिसके बाद राजा मर गया और इसके बाद उन लोगों ने अश्वत्थामा को भी मार दिया। खैर, फिर राजा की मौत के कुछ सालों बाद धीरे धीरे वो राज्य धरती से मिट गया। इसके बाद दूर के लोगों ने इस राज्य के बारे में अधूरी कहानियां सुनी कि नागमलाई जंगलों में एक पेड़ के पास बहुत सारा खजाना छुपा है, जिसके बाद कहानियों को सुन सुनकर वो खजाना हासिल करने के लिए कई लोगों ने ट्राई किया, लेकिन सब एक एक करके मरने लगे। जो भी वहां खुदाई करता, वीर और उसके हाथी की आत्मा उन्हें मार देती। यहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले ही नहीं, बल्कि आसमान पर रहने वाले भी उस मणि को हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां वो बूढ़ा व्यक्ति उन तीनों से कहता है, जो कोई नाग जाति से रिलेट करता है वही खजाना हासिल कर सकता है, और मैंने ये सच्ची कहानी अपने पूर्वजों से सुनी है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि वो खजाना और मणि तुम्हें नहीं मिलने वाली। इसके बाद वो बताता है कि मैं ही उस राजा का आखिरी वारिस हूँ। तो ये सुनकर वर्मा अचानक से उस बूढ़े का गला घोंटकर उसे मार देता है, क्योंकि उसके पास खजाने के सबूत होंगे। फिर आखिर में घर की तलाशी लेने पर वर्मा को एक मैप मिल जाता है। इसके बाद अगली सुबह वो तीनों उस मैप को फॉलो करते हुए जाते हैं, जहाँ एक बड़ा सा सांप अचानक सामने आकर किशोर को निगल लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे बंदे को भी कई सांप लपेट लेते हैं और वो भी मर जाता है। लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा सांप भी वर्मा को जकड़ लेता है, पर तभी एक चील आकर और उस सांप को मारकर वर्मा की जान बचा लेती है। फिर प्रेजेंट डे पर नंदिता उस राइटर से पूछती है कि आखिर इसके बाद की कहानी कहाँ है। तो राइटर कहता है, उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वर्मा बाद में कोमा में वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मिला था। अब नंदिता कहती है, अरे सर, आपने क्या सोचा, मैं बिना रिसर्च के आपके पास आई हूँ। उस वर्मा ने आपको सारी बात बताई, आपने नोट डाउन किया, और वर्मा ने आपको वो मैप्स भी दिए, इसलिए बताइए वो सारे मैप्स कहाँ हैं, आप क्यों उन्हें छुपा रहे हो। तो राइटर कहता है, तुम्हें जो जानकारी चाहिए वो मैंने दे दी, ऊपर से मैं जानता हूँ कि तुम भी वहां जाना चाहती हो, लेकिन मत जाना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन नंदिता नहीं मानती और उससे जिद करने लगती है, जिसके बाद वो राइटर उन्हें एक रूम में ले जाकर एक और किताब दिखाता है, जिसके बाद सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाता है। असल में उस सांप से बचने के बाद वर्मा हार नहीं मानता और धीरे धीरे नागलोक की ओर जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां गरुड़ास के लोग वहां आकर वर्मा से कहते हैं, वर्मा, तुम नाग जाति के हो और तुम ही उस भाले को वहां से निकाल सकते हो, इसलिए नागलोक जाने के लिए भाला निकालो। तो जब वर्मा वो भाला निकालता है तो वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, यानी वही स्पेशल पेड़ जहां नागमणि है। फिर गरुड़ास के 3 लोग वर्मा के पास आकर कहते हैं, वर्मा, हमने ही तुम्हारी जान बचाई, इसलिए अब यहाँ खुदाई शुरू करो। तो जब वर्मा वहां पर खुदाई शुरू करता है तो राजा वीर और उसके हाथी की आत्मा वहां पर आ जाती है। इसके बाद गरुड़ास अपनी शक्ति से उन्हें रोकते हैं और आखिर में खत्म होने के बाद याली नाम का एक क्रिएचर वहां पर आ जाता है। इसके बाद वो चारों याली से जबरदस्त फाइट करते हैं, जहां गरुड़ास के दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब ये देखकर एक लेडी गरुड़ा उनकी आत्माएं लेकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि याली बहुत ही ताकतवर है और उसके सामने उनकी शक्तियां काम नहीं करेंगी। फिर प्रेजेंट डे पर हम देखते हैं कि ये कहानी पढ़ने के बाद नंदिता और उसका पार्टनर वहां से चले जाते हैं, और इसके बाद आखिर में हमें डायरेक्टर बताते हैं कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।
अब दोस्तों मेरा मानना है कि मूवी का एंड इस तरह से नहीं होना चाहिए था, बल्कि डायरेक्टर को इसे एक एंडिंग देनी चाहिए थी आगे के पार्ट की हिंट के साथ। लेकिन इसमें कोई भी हिंट नहीं दिखती, सिवाय इसके कि अब नंदिता जाएगी और उस खजाने को ढूंढेगी। लेकिन यह सवाल भी सवाल रह गया कि वर्मा का क्या होगा। जब वो लेडी गरुड़ा सभी की आत्माएं लेकर गई तो वर्मा के साथ याली ने क्या किया? अब ये तो अगले ही पार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।